नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 5 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने की। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, बोले देश में तैयार कर रहे हैं अवसरजियाँ। दरअसल आपको बता दें IIT ग्लोबल समिट 2020 में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संबोधन है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, किम जोंग उन चीन बॉर्डर पर तैनात कर दिया है एंटी एयरक्राफ्ट गंजियां। बड़ी खबर निकल के आ रहा है, चीनियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। कोविड-19 भयंकर फैल चुका है, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इसके बारे में आपको बताएंगे। उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग ने चीनियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट तीसरी निकल के आ रही है, फिलहाल अमेरिका खुफिया निर्देशक का बड़ा खुलासा। अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी चीन सबसे बड़ा खतरा। अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए चीन सबसे बड़ा मानवता का दुश्मन है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वहीं अमेरिका सेना और भारत के बीच बड़ी डील हो चुकी है। अमेरिका के साथ सैन्य सौदे को मिली मंजूरी। भारत LAC पर लगने वाले हैं खतरनाक ड्रोन्स और हथियारजियां, ये आपको बताएंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की भयंकर किरकिरी, UN में 100 से अधिक देशों ने नहीं किया समर्थन, जिसके बाद तिल मिलाया और बौखलाया हुआ है इमरान खान। जी हाँ, तो सब कुछ खबर एक एक करके आपको बताएंगे। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को जम के लताड़ा, कहा पड़ोसी देश अपने यहाँ सड़क तक नहीं बना सकता है। आज अंग्रेजी बोल रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी प्रधानमंत्री के मोदी का नेतृत्व पूरे भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी बोले हमने अपने देश में तैयार किए हैं बड़े बड़े अवसर। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने IIT वैश्विक सम्मेलन 2020 में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में पहले दिन मुख्य वक्ता के तौर पर वो दुनिया भर के IITians को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि फिलहाल 4 और 5 दिसंबर को लगातार 36 घंटे तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर में फैले पूर्व IIT छात्र सम्मिलित हुए थे। PM मोदी ने कहा है कि फिलहाल मैं IIT के प्रतिभावान छात्रों को देखकर हमेशा प्रभावित होता हूँ। दोस्तों आप देश के बेटे हैं जो मानवता की सेवा कर रहे हैं। आपकी खोज आविष्कार दुनिया की मदद कर रहा है। देश में IIT संस्थानों की संख्या बढ़ी है। देश में अब करीब 2 दर्जन IIT हो गए हैं। हमें सुनिश्चित करना है कि IIT का ब्रांड और मजबूत बने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फिलहाल भारत एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रहा है और हमारे देश के इंजीनियर देश को आने वाले 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे तो विश्व में दुनिया भारत सबसे नंबर 1 पर होगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी खुफिया निदेशक का बड़ा खुलासा। अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जॉन रैटफ्लिक ने कहा है कि फिलहाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चीन अमेरिका और बाकी अन्य मुक्त देशों के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल रैटक्लिफ का ये बयान गुरुवार को ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन पर पेचिंग के खिलाफ कड़ा रुख बनाने रखने के लिहाज से चीन विरोधी बयान दे रहे थे। दरअसल रैटक्लिफ ने समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल में गुरुवार को प्रकाशित अपने एक आलेख में लिखा है कि खुफिया जानकारी साफ है कि बीजिंग अमेरिका और बाकी दुनिया पर आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से हावी होने का इरादा रखता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, किम जोंग उन ने फिलहाल चीन बॉर्डर पर तैनात किया एंटी एयरक्राफ्ट गन। जी हाँ, देखते ही चीनियों को गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। कोरोना संकट के दौरान उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक बढ़ती ही जा रही है। उनके आदेश पर चीन से लगी सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट गनों को तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के बॉर्डर गार्ड्स को सीमा से 0.6 मील के भीतर मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को तत्काल गोली मारने के आदेश भी मिल चुके हैं। पहले ये काम शार्प शूटर्स को सौंपा गया था। इसके अलावा बॉर्डर के इलाकों में बारूदी सुरंगों का जाल भी बिछाया गया था, लेकिन लोगों के घुसपैठ को रोकने के लिए अब तानाशाह को अपनी किलिंग मशीन कहे जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट गन
फायरिंग स्क्वाड को तैनात करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें, फिलहाल उत्तर कोरिया का संक्रमण शुरू होने के कारण किम जोंग उन ने अपने ही देश की सीमा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर रखा है। बॉर्डर पर सख्ती इतनी है कि चीन से आने वाले व्यापार को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसी कारण उत्तर कोरिया से रोजमर्रा के सामानों की किल्लतें भी हो रही हैं। किम जोंग इनकी सनक से परेशान उत्तर कोरिया के लोग इसी कारण देश छोड़कर चीन जाने में ही भलाई समझ रहे हैं। लेकिन इस बीच अब उत्तर कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि चीन से आने वाले किसी भी सिचुएशन में किसी भी लोगों को एंट्री पॉइंट पे ही देखते गोली मार दी जाए। आपको बता दें, ये आदेश स्वयं किम जोंग उन ने दे दी है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल भारतीय सेना और अमेरिका के बीच खतरनाक डील। अमेरिका के साथ सैन्य सौदे को मिली मंजूरी। एलएसी पे खतरनाक ड्रोन और हथियारों का जखीरा जल्द अमेरिका से आएगा। दरअसल चीन के साथ लद्दाख में सीमा विवाद और पाकिस्तान की ओर से आए दिन होने वाली गोलीबारी की घटनाओं के बीच भारतीय सेना के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले समय में भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा होने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान के बेड़े की मदद के रूप में भारत को $9 करोड़ के सैन्य उपकरणों और सेवाओं की बिक्री की मंजूरी दे दी है। रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में बताया है कि फिलहाल ये प्रस्तावित बिक्री अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने तथा एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा को दुरुस्त करने में मदद करके अमेरिका की विदेश नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करेगी। दरअसल DSCA ने अमेरिकी कांग्रेस को एक प्रमुख बिक्री अधिसूचना जारी कर रहा है। हिंद प्रशांत और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं आर्थिक प्रगति के लिए भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। भारत ने जो अनुरोध किया है उसमें विमानों में खप सकने वाले कल पुर्जे और मरम्मत तथा वापसी वाले पुर्जे भी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल पाकिस्तान को करारा झटका। UN में 100 से अधिक देशों ने नहीं किया समर्थन तो तिल मिलाया पाकिस्तान की एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी हो गई है। पहली बार पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान ही नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान पारस्परिक और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव लेकर आया था, जिसमें 52 मत देने वाले देश अनुपस्थित ही रहे और 51 देशों ने मतदान ही नहीं किया। जिन देशों ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मतदान नहीं किया, उनमें से अधिकांश अफ्रीकी देश और छोटे द्वीप देश भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने फिलीपींस के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें 90 मतों के साथ पारित किया गया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को जम के लथाड़ा कहा। पड़ोसी देश अपने यहाँ सड़क तक नहीं बना सकता है, वो CPEC क्या बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना को बधाई दी है और उन्होंने एक उत्कृष्ट बल बताया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ भी लगाई है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर लिखा है कि फिलहाल जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में विफल रहते हैं वे हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान की तरह बन जाते हैं। ऐसे देश अपनी सड़कों का निर्माण अपने दम पर नहीं कर सकते हैं और ना ही उन पर चल सकते हैं। राजनाथ सिंह ने साफ साफ पाकिस्तान पर बड़ा हमला उस सिचुएशन पे बोला जब चीन पाकिस्तान की सड़कों को बना रहा है और बड़े पैमाने पर लोन पाकिस्तान चीन से लेता चला जा रहा है और अब उन सड़कों को आने वाले समय में चीन ही प्रयोग करने वाला है। ये भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निशाना साध दिया है पाकिस्तान पे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, सऊदी और UAE जा रहे हैं भारत के सेना प्रमुख थल सेना चीफ पाकिस्तान के खड़े होंगे कांजी। हाँ, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रविवार को सऊदी अरब और UAE के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होने वाले हैं। आपको बता दें, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये सूत्रों से मिल रही बड़ी जानकारी है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का सऊदी अरब तो जाते रहते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब कोई भारतीय सेना प्रमुख सऊदी अरब का दौरा करेगा। जनरल नरवणे के दौरे को भारत के साथ सऊदी और UAE के बीच गहराते रक्षा संबंध के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, नरवणे सऊदी अरब और UAE में 2-2 दिन रहेंगे और दोनों देशों के
शीर्ष सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ नरवणे सऊदी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 24 नवंबर को बहरीन और यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर भी गए थे। इस्लामिक दुनिया में समीकरण अब तक पहले से काफ़ी बदल चुके हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान सऊदी के बेहद करीब हुआ करता था, लेकिन अब कश्मीर को लेकर दोनों देशों के रिश्ते में दरार आ गई है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी को धमकी भी दी थी, अगर वो कश्मीर पर नेतृत्व नहीं करेगा तो अपने साथ खड़े मुस्लिम देशों के साथ अलग से बैठक बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। ओवैसी के गढ़ में बजा बीजेपी का डंका, शाह बोले तेलंगाना के लोगों ने किया पीएम मोदी पे भरोसा। दरअसल देश के सबसे बड़े नगर निगम में एक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 49 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं केसीआर की पार्टी टीआरएस को 56 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 43 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 150 वार्डों वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 75 है। इस बीच आपको बता दें, फिलहाल बीजेपी की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने ट्वीट किया और लिखा है कि फिलहाल तेलंगाना की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। तेलंगाना की जनता का आभार है। आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने निगम के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। दोनों ही नेताओं हैदराबाद में रोड शो भी किया था। असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना भी साधा था। नगर निगम के चुनाव में बीजेपी बाजीगर बनकर उभरी है। इस शानदार जीत के सवाल पे दक्षिण के दुर्ग का दूसरा दरवाजा बीजेपी के लिए जल्द ही खुलने वाला है। कर्नाटका के बाद बीजेपी दक्षिणी के दूसरे राज्यों में सत्ता के शिखर पर पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। चुनाव तो वैसे नगर निगम का था, लेकिन रोमांच किसी लोकसभा विधानसभा चुनाव से कम नहीं था। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी तो नतीजे भी गवाही देने लगे। दक्षिणी के दुर्ग में दूसरा दरवाजा खोलने की बीजेपी की रणनीति काम कर रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन की हिटलरशाही से बेखौफ अपना सोशल मीडिया ऐप बना रहे हैं तिब्बत के लोग। जी हाँ, तिब्बत ने बगावत शुरू किया फिर से चीन के खिलाफ। दरअसल तिब्बत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की दादागिरी जग जाहिर है। आए दिन तिब्बत के लोगों को एक मामले में दबाने की कोशिश करता रहता है। कभी सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने को लेकर चीन को आपत्ति होती है, तो कभी उसे लोगों को राय पसंद नहीं आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया किसी भी चीज़ का अंत तय है, बस इंतज़ार रहता है तो समय का। तिब्बत के लोगों पर चीन के अत्याचारों का अंत शुरू हो गया है। खबर है कि तिब्बत के लोग खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इसका दावा ताइवान टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत में इंटरनेट पर सेंसरशिप लगाती है। तिब्बत समेत कई इलाकों में चीनी सरकार लोगों को पहचानने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन और ट्रैकिंग के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करती है। चीन का ये रवैया पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया जैसे इलाकों में भी है। इन इलाकों के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बारीकी से नज़र रखा जाता है और सरकार विरोधी कंटेंट को फिल्टर किया जाता है। लंबे समय से चीन का जुल्म सहने के बाद तिब्बत के लोगों ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला लिया था, ताकि वो अपनी बात, अपनी राय दुनिया के सामने रख सकें। दोस्तों, ऐसा होने से चीन को करारा झटका लगेगा, क्योंकि चीन जिस तरीके से लोगों को गुलाम बना रहा था, अब उसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक फैलेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल किसान नेताओं ने 8 दिसंबर को किया राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान। नए कानून खत्म से कम कुछ स्वीकार नहीं, किसानों का ऐलान। जी हाँ, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 9वें दिन जारी रहा। गुरुवार को 7 घंटे से चली चौथे दौर की सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा रही थी। सरकार का कहना है कि फिलहाल एमएसपी रहेगी और उसे छुएंगे तक नहीं। वहीं किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि संसद सत्र बुलाकर कानून रद्द कराए जाएं। अब 5 दिसंबर को फिर से वार्ता होगी। वहीं किसान नेता कुलवंत सिंह संधू का कहना है कि फिलहाल सरकार ने एमएसपी और मंडी समेत कई प्रस्ताव भी दिए हैं। इस बीच आपको बता दें, किसानों का कहना है कि 8 दिसंबर को वो राष्ट्रव्यापी बंद यानी बंद का आह्वान किया है। नए कानून को खत्म से कम, इससे कुछ कम स्वीकार ही नहीं है, ये किसानों ने ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल उत्तम कुमार ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। जी हाँ, दरअसल
उत्तम कुमार ने शुक्रवार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक उनके इस फैसले को हैदराबाद के निकाय चुनाव में परिणाम से जोड़कर देखा जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव की मतगणना भी जारी है। सत्तारूढ़ टीआरएस के अलावा एआईएमआईएम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले वाले इस चुनाव में आज 1122 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उनमें चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस 53 सीटों के साथ आगे चल रही है, जबकि 46 सीटों के साथ भाजपा दूसरे नंबर पे है। वहीं तीसरे नंबर पर 42 सीटों के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और कांग्रेस 2 सीटों के साथ चौथे स्थान पे है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिहार से बड़ी खबर, एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ उठने लगी आवाज़, पार्टी महासचिव ने ही मांग लिया इस्तीफा। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान के खिलाफ में पार्टी के नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग की है। इसके बाद केशव सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देशानुसार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज ने पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त होने तथा अनुशासनहीनता के कारण पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह को तत्काल प्रभाव से 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। श्रमिकों के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार ने किया महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा। जी हां, दिल्ली सरकार ने साल में आखिरी में श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। सिसोदिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपनी मजदूर परस्त नीतियों के तहत ये कदम उठाया है। सिसोदिया के मुताबिक गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौर में ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर के कर्मचारियों को भी मिलेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2020 तक महंगाई भत्ते के अंक जोड़ने पे रोक लगा रखी थी। हम चलते हैं, अगली अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल कर आ रही, कुछ सप्ताह में मिलेगी वैक्सीन। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स के बाद 2 करोड़ फ्रंट लाइनर्स को लगाई जाएंगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि फिलहाल भारत में कोविड-19 का टीका कुछ सप्ताह में तैयार हो सकता है और वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही देश में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्यकर्मी अग्रिम मोर्चे पे डटे हुए अन्य कर्मियों तथा पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्ग लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इस डिजिटल बैठक में विपक्षी नेताओं ने भी अपनी राय रखी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि कोरोना वायरस जैसी महामारियों से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां तय करने वालों को इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटना भी चाहिए। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर विजय माल्या शिकंजे में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों फ्रांस में विजय माल्या की लगभग 15 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। फ्रांस में विजय माल्या की 15 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। आपको बता दें, किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के मालिक और शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत में भगोड़ा करार दिया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले विजय माल्या को कोर्ट ने भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। माल्या के बारे में जानकारी है कि फिलहाल वो मार्च 2016 में से ब्रिटेन में है। भारत सरकार विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने की कोशिश में जुटी हुई है। ईडी ने कार्रवाई करने के बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी साझा किया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के मामलों में आने लगी है गिरावट। 65% से ज़्यादा बेड हैं खाली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली में पॉजिटिव दर लगातार घट रही है। जैन ने कहा है कि फिलहाल अब ये घटकर 5% से भी कम रह गई है। जैन ने शुक्रवार को बताया है कि पॉजिटिव दर में लगातार आने वाली ये कमी काफ़ी संतोषजनक है और अगर ये आंकड़े आने वाले
2 से 3 दिनों में ऐसे ही रहते हैं तो ये दिल्ली के लिए बेहद अच्छी खबर होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 3,734 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 5% से कम थी, जबकि 7 नवंबर को पॉजिटिविटी रेट 15% थी। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली में गुरुवार को रिकॉर्ड 75,000 से भी ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 36,370 RT-PCR टेस्ट भी शामिल हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। राज्यसभा उपचुनाव, सुशील मोदी का निर्विरोध चुना जाना तय। निर्दलीय प्रत्याशी श्यामानंदन प्रसाद का नामांकन पत्र अवैध घोषित किया गया। जी हां, दरअसल राज्यसभा उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी श्यामानंदन प्रसाद का नामांकन पत्र शुक्रवार को अवैध घोषित कर दिया गया है। श्यामानंदन प्रसाद ने 10 प्रस्तावकों की सूची नहीं दी थी, इसके कारण उनका नामांकन रद्द किया गया था। अब बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। इससे पहले गुरुवार को राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि फिलहाल राज्यसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने के लिए राजद का कभी इरादा ही नहीं था। चूंकि ये सीट दलित समुदाय से आने वाले दिग्गज नेता रामविलास पासवान जी के लिए निधन से रिक्त हुई थी, इसलिए लोग चाहते थे कि बिहार के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से प्रिय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।